नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BPSC 103, जिसका शीर्षक है राजनीतिक सिद्धांत, संकल्पनाएं और बहस। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के दृष्टिकोण से यह सब्जेक्ट आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले इकाई में जो है हमने निष्पक्षता के रूप में न्याय के बारे में पढ़ा था, जो कि इकाई 7 था। आज हम बात करेंगे इकाई 8 की, जिसका शीर्षक है योग्यता का विचार। यानी इस अध्याय में सिर्फ और सिर्फ हम योग्यता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे योग्यता का वर्णन क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है, उसके मामले क्या क्या हैं, उसका जो विशेषता है वो क्या होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको फिर से एक बार मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे जूम क्लासेस जो कल से शुरू हो चुके हैं को ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्द से जल्द नीचे दिए गए नंबर पर फोन या मैसेज करके हमारे जूम क्लास को आप जरूर ज्वाइन कर ले। जूम क्लास में हम VAE 181 के बारे में पढ़ रहे हैं। आपके सभी डाउट को जो है वो हम क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको असाइनमेंट चाहिए, चाहे वो हैंड रिटन असाइनमेंट हो या PDF हो, तो उसके लिए भी आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास जो है सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी जो है वो अवेलेबल हैं और एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, आपके पास और समय नहीं है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपने नोट्स जो है हमसे परचेज कर लें। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे कि योग्यता का अर्थ क्या होता है। देखिए, हमारा जो लोकतांत्रिक और भेदभाव रहित समाज, यानी जिस समाज में हम रहते हैं जहाँ पे भेदभाव नहीं है, वहाँ पे हम सरकार से और लोगों से ये उम्मीद और ये आशा करते हैं कि जो सरकारें हैं या फिर जो समाज है या जो लोग हैं, वो उसी व्यक्ति को अधिकार देंगे, उसी व्यक्ति को हक देगा जो उसके काबिल हो, ठीक है, जिसका योग्यता हो। यानी मान लीजिए दो व्यक्ति है, मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था, A और B, और A वाला व्यक्ति जो है वो PhD किया हुआ है और जो B वाला व्यक्ति है वो इंटर पास किया हुआ है। तो कोई मान लीजिए वैकेंसी है, तो उस वैकेंसी में सबसे पहले मौका किसे मिलना चाहिए? जो उस वैकेंसी के लिए, जो उस नौकरी के लिए काबिल हो, ठीक है। और मान लीजिए समाज में भ्रष्टाचार रहेगा, समाज जो है वो अलोकतांत्रिक रहेगा, समाज जो है वो भेदभाव से भरा हुआ रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा? तो जो इंटर पास वाला मान लीजिए व्यक्ति है या लड़का है और उसका मान लीजिए उसका कोई बड़ा संबंधी जो है वो किसी बड़े पोस्ट में हो, तो वो उसे पहले रिक्रूट करेगा, वो उससे पहले ज्वाइन करवा लेगा, और जो PhD वाला है उसको छांट दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये समाज है, ये समाज इस चीज़ की परमिशन नहीं देता, इस चीज़ की बात ही नहीं करता, क्योंकि हमारा समाज भेदभाव रहित है। हमारी समाज ये बात करता है कि जिस व्यक्ति की योग्यता सबसे अच्छा है, जो व्यक्ति योग्य है, उसे ही वो नौकरी या वो काम मिलना चाहिए। अब मान लीजिए आप ही कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और आपको आपके बिजनेस के पर्पज से 2-3 लोगों की आवश्यकता है, तो आप किसे चुनोगे? जो उस नौकरी का योग्य हो, जिसके पास अनुभव हो, जो इस फील्ड में काम किया हो, आप उसे ही चुनोगे ना। आप तो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनोगे जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो, जिसके पास योग्यता ना हो। तो वही बात है कि योग्यता के आधार पर जो है हमें लोगों को उनका अधिकार देना चाहिए, और सरकार भी जो है वो यही बात करती है। इसलिए जब भी कोई फॉर्म भरते हैं नौकरी के लिए, तो उसमें योग्यता जो है वो लिखा हुआ रहता है, यानी जो व्यक्ति योग्य होगा उसे नौकरी मिलेगा। और जितने भी एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन के लिए, उसमें एग्जाम्स क्यों होते हैं? ताकि आपका जो योग्यता है उसका टेस्ट होता है कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है या नहीं, आप इस नौकरी के लिए जो है योग्य है या नहीं। तो जो व्यक्ति, जो लड़का योग्य होता है, वो उस कंपटीशन को पास करता है, एग्जाम को पास करता है, और वो नौकरी उसको मिल जाती है। तो इसे कहते हैं योग्यता। ये था आपके चैनल, इसका जो चैप्टर है उसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन, ताकि बाद में आपको योग्यता के बारे में कोई डाउट ना हो, क्योंकि बार बार जो है ये शब्द इस पूरे चैप्टर में आपके समक्ष आएगा। अब आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है योग्यता का निर्माण। योग्यता के निर्माण में हम पढ़ेंगे योग्यता का वर्णन। तो योग्यता का वर्णन देख लीजिए। तो योग्यता के वर्णन में वही आ जाएगा जो मैंने आपको पहले कहा, यानी योग्यता का जो परिभाषा मैंने आपको दिया इससे पहले, वही योग्यता के वर्णन में आ जाएगा। अब जो आपका टॉपिक है वो है व्यवहार के उचित प्रकार। देखिए, व्यवहार का मतलब क्या होता है? व्यवहार वैसा चीज होता है जो आप किसी दूसरे के सामने आप कैसे पेश आते हैं, उसे कहते हैं व्यवहार। अब व्यवहार के उचित प्रकार, व्यवहार 2-3 प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। अब जो व्यवहार है वो एक सकारात्मक रूप ले सकता है या फिर एक नकारात्मक रूप ले सकता है। जो सकारात्मक व्यवहार है वो क्या हो जाएगा? किसी मजदूर को आप ग्रेड देंगे, या किसी स्टूडेंट को आप अच्छा ग्रेड देंगे, किसी मजदूर को आप मजदूरी देंगे, किसी व्यक्ति को आप या स्टूडेंट को आप पुरस्कार देंगे, सम्मान देंगे, ठीक है, अधिकार देंगे, उसे प्यार देंगे। तो ये सभी व्यवहार ही है। आपका प्यार भी क्या है? एक व्यवहार है।
अगर कोई व्यक्ति हमें जो है वो हमारे किए गए काम के रूप में जो है अच्छा भुगतान करता है, अच्छे पैसे हमें मिलते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि उस व्यक्ति का व्यवहार काफ़ी अच्छा है। ठीक है, उस व्यक्ति ने मुझे जो है वो उचित मूल्य दिए हैं। लेकिन वहीं पर वही व्यक्ति अगर मुझे दंड दे, मुझे जुर्माना लगाए, मेरी निंदा करे, मुझे मारे पीटे, तो हम क्या कहेंगे? वो उसका नकारात्मक व्यवहार है। तो इसे कहते हैं व्यवहार के दो प्रकार। अब देखिए, अब यहाँ पर आपकी पुस्तक में और एक प्रकार के व्यवहार की बात की गई है, यानी व्यवहार के और एक प्रकार है जिसे हम लोग जो मतलब कि ना तो सकारात्मक होता है ना ही नकारात्मक होता है। तो वैसा व्यवहार जो ना तो नेगेटिव हो ना ही पॉजिटिव हो। अब मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपको किसी एग्जाम में फेल कर दिया गया, तो ये आपके प्रति क्या होगा? नकारात्मक व्यवहार को दर्शाएगा। और आपको अगर पास कर दिया गया अच्छे नंबरों से, अच्छे ग्रेड से, तो ये सकारात्मक जो है वो व्यवहार को दर्शाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपको सेकंड डिवीजन रखा गया, आपको जो है वो ग्रेड बी या ग्रेड सी दिया गया, तो उस कंडीशन में आप क्या कहेंगे? ठीक है, मैं तो पास कर गया, तो मैं तो पास कर गया, यानी जो है आपका जो रवैया रहेगा, आपका जो मूड रहेगा, वो ना तो खराब होगा ना बुरा होगा। मतलब आपको फेल भी नहीं किया, आपको जो है वो टॉप भी नहीं होने दिया। तो इसे कहते हैं जो है व्यवहार का तीसरा प्रकार, जो ना तो सकारात्मक है ना ही नकारात्मक है। इसे कहते हैं व्यवहार का उदासीन रूप। क्या कहते हैं? व्यवहार का उदासीन रूप। अब आपके सामने जो है दूसरा टॉपिक है, वो है योग्यता के मामले। उसमें पढ़ेंगे प्रयास और प्रदर्शन। देखिए, प्रयास और प्रदर्शन, मैंने आपको पहले ही कहा है कि कौन व्यक्ति योग्य है कौन नहीं। ठीक है, इसका निर्धारण करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब मान लीजिए कि दो स्टूडेंट हैं, दो स्टूडेंट का हम यहाँ पे जो है वो एग्जाम्पल लेंगे। एक स्टूडेंट जो है बहुत ही मेहनत करता है, बहुत ही अच्छा प्रयास करता है, फिर भी वो सफल नहीं हो पाता। ठीक है, और एक स्टूडेंट है जो पहले ही प्रयास में सफल हो जाता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करेंगे ना, यहाँ पे हमें लगेगा कि नहीं भाई, मतलब इस व्यक्ति ने भी बहुत अधिक मेहनत किया है, तो ये भी योग्य है। भले इसको नहीं मिल पाया, वो अलग बात। हम लोग नहीं बोलते हैं कि हमारे आस पड़ोस में ऐसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं, कई सारे छात्र होते हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, उसके बाद भी उन्हें सरकारी जॉब जो है, नौकरी जो है वो नहीं मिल पाती। तो कहीं ना कहीं हम जो उनके प्रति सहानुभूति को दर्शाते हैं और उन्हें मानते हैं कि नहीं, बंदे में दम है, बंदा इंटेलिजेंट है, लेकिन किसी कारणवश नसीब ने साथ नहीं दिया, तो वो जो है वो नौकरी वो नहीं पा सका। ठीक है, लेकिन वो योग्य है, वो योग्य है, बट उसे अभी तक नौकरी नहीं मिला है। हाँ, मिल जाएगा। तो ऐसी बातें हम लोग करते हैं। तो प्रयास उस चीज़ को कहते हैं कि मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी के, मतलब एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के लिए आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं, अपना आप 80%, 90%, 100% एफर्ट आप उसमें डाल रहे हैं, तो वो हो गया प्रयास। और दूसरा हो गया प्रदर्शन, मतलब कि आप जो है जिस भी तरीके से आप प्रयास कर रहे हैं, पहले ही बार में जो है आपने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, तो उसे कहते हैं प्रदर्शन। यहाँ पर जो मैंने दो लड़कों का एग्जाम्पल दिया, आप यहाँ पर ध्यान से इस चीज़ को आप समझिए। अब अगर हम लोग प्रयास के मद्देनज़र, ठीक है, यानी कोशिश, ट्राई के मद्देनज़र, कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो कोशिश करने के यानी प्रयास करने के आधार पर अगर हम किसी को पुरस्कृत करेंगे, तो फिर किसको करेंगे? किस व्यक्ति ने अधिक कोशिश किया? उस बी व्यक्ति ने अधिक कोशिश किया। ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने अधिक कोशिश किया, तो अगर प्रयास के मामले में कोई पुरस्कार दिया जाए, तो प्रयास के मामले में जब हम कोई पुरस्कार देते हैं तो किसे देते हैं? उस नौकरी न पाने वाले बच्चे को देते हैं जिन्होंने अपने 100% प्रयास करके जो है वो उसे नौकरी नहीं मिला, उसे कामयाबी नहीं मिली। तो प्रयास के आधार पर अगर कोई पुरस्कार हम देंगे तो उस बच्चे को देंगे। लेकिन प्रदर्शन के मामले में अगर कोई पुरस्कार हम देंगे तो किसे देंगे? उस बच्चे को देंगे जिसको जॉब मिल गई, क्योंकि उसका जो प्रदर्शन था वो काफ़ी अच्छा था। यानी जो योग्यता है, जो व्यवहार है, तो व्यवहार में हम क्या कर सकते हैं कि उसे प्रयास के आधार पर हम पुरस्कार दे सकते हैं, उसे प्रदर्शन के आधार पर हम पुरस्कार दे सकते हैं। आपने देखा होगा कोई भी ओलंपिक का खेल होता है, उस ओलंपिक के खेल में 3 लोगों को ही जो वो मेडल मिलता है। एक गोल्ड जो नंबर 1 पे आता है, एक सिल्वर जो नंबर 2 पे आता है, और एक ब्रॉन्ज जो नंबर 3 पे आता है। ठीक है, बाकी लोगों को पुरस्कारें नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो 1, 2, 3 में किसी में भी नहीं आ पाया। अब देखिए, अब जो 1 को तो गोल्ड मिल गया, और गोल्ड का ही सबसे अधिक वैल्यू है। अब जो 2 और 3 नंबर पे यानी ब्रॉन्ज और सिल्वर पे है, उन्हें ब्रॉन्ज और सिल्वर क्यों दिया गया? उन्हें उनके प्रयास के लिए दिया गया, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया नंबर 1 आने का।
हाँ, यह अलग बात है वो नंबर 1 नहीं ला पाए, लेकिन उन्हें भी क्या किया गया, उन्हें भी पुरस्कृत किया गया। तो इसे कहते हैं प्रयास वाला पुरस्कार देना, प्रयास करने के लिए, कोशिश करने के लिए जो है वो पुरस्कार देना उसे कहते हैं। और प्रदर्शन के लिए किसे, जो नंबर 1 पे आता है। आई बात समझ में। चलिए अब आगे हम देखते हैं जिम्मेदारी की भूमिका। देखिए जिम्मेदारी की भूमिका का मतलब होता है कि समाज में आपका जिम्मेदारी क्या है, और आपको आपके जिम्मेदारी के कारण ही जो है वो समाज देखता है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। हम एग्जाम्पल किस चीज़ का लेंगे, देखिए आपकी किताब में जो है ना वो मतलब बहुत ही हार्ड जो है वो एग्जाम्पल दिया गया है, तो उसे हम कवर नहीं करेंगे। हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। हम क्या एग्जाम्पल लेंगे, मान लीजिए कि आपके समाज में बहुत प्रकार के लोग होते हैं। तो पहले हम एक पत्रकार का एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए आपके समाज में एक रिपोर्टर है, एक पत्रकार है। तो एक रिपोर्टर की जिम्मेदारी क्या होती है कि समाज के जो है सही चीज़ को वो दिखाए, अगर समाज में कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको वो दिखाए, लोगों को वो आईना दिखाए, सच की वो बात करे। अब मान लीजिए कि आपके शहर में, आपके गांव में कुछ ऐसी दुर्घटना या घटनाएं हो जाती है जिसकी घटना को वो जो रिपोर्टर है वो अपने अखबार में नहीं छापता, तो कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी से क्या हो रहा होता है, वो भाग रहा होता है। उसका जिम्मेदारी क्या था कि उस घटना को जो है अखबार में प्रकाशित करना, लेकिन उस घटना को उन्होंने अखबार में प्रकाशित नहीं किया, यानी वो अपने जिम्मेदारी से भाग गया, यानी उन्होंने अपने जिम्मेदारी की भूमिका नहीं निभाई। यानी योग्यता के आधार पर जिम्मेदारी, यानी जो पत्रकार है वो पत्रकार क्यों बना, क्योंकि वो पत्रकार बनने के योग्य था, ठीक है, तभी ना वो उसके बना, पत्रकार बना, और वो योग्य था तो पत्रकार बना, और पत्रकार बना तो उसका जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए कि सही चीज़ को जो है वो दिखाना, और अगर वो सही चीज़ को नहीं दिखाता है तो कहीं ना कहीं वो अपने जिम्मेदारी से भाग रहा होता है। ये होता है जिम्मेदारी की भूमिका, ठीक है। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे समय का महत्व। ध्यान से समझिए समय का महत्व क्या होता है। एक व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति योग्य है, अब पत्रकार को ही लेते हैं। अब समाज में एक व्यक्ति है जो पत्रकारिता करता है, जो पत्रकार है, तो वो जो व्यक्ति है वो पत्रकार क्यों बना, कैसे बना, उसके पीछे हमें जाना पड़ेगा। उसके पीछे अगर हम जाएंगे तो हमें मालूम चलेगा कि उस व्यक्ति ने पत्रकारिता के क्षेत्र में पढ़ाई की है, बड़े बड़े जो है वो लोगों से मिले हैं, उनके पास कई सारे आर्टिकल लिखने का, किताब लिखने का अनुभव है, उनकी हिंदी काफ़ी अच्छी है, उनकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो काफ़ी अच्छी है। यानी पास्ट में अगर हम जाएंगे तो उन्होंने रिपोर्टर बनने के लिए कई सारे काम किए थे। एक व्यक्ति जब इंजीनियर बनता है तो उसके लिए उन्हें 4 साल मेहनत करनी पड़ती है, 4 साल जो है अपने खून पसीने को एक करना पड़ता है, तब जाके जो एक व्यक्ति वो इंजीनियर बनता है। तो जो रिपोर्टर है या इंजीनियर है, हम देखते हैं कि वो इंजीनियर या रिपोर्टर है, लेकिन उसके पीछे जो अतीत है, उस अतीत में अगर हम जाएंगे तो उन्होंने अपने उस समय को पीछे अगर लेके जाएंगे तो उस समय में उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी परिश्रम किया है, तब जाके वो क्या हुआ है, रिपोर्टर बना है। हम लोग कहते हैं ना कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम को महत्व दो, समय को महत्व दो, समय एक बार हाथ से निकल गया तो फिर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे वही बात हो गई। अब देखिए अब अरस्तु ने क्या कहा है, अरस्तु ने कहा है कि जब कोई राजा एक राजा बनता है तो उसके अतीत के आधार पर बनता है। अब मान लीजिए आपका अतीत खराब रहेगा, ठीक है, आप पढ़ाई लिखाई में एकदम बकलोल रहेंगे, आपको लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आएगा, तो क्या आपको नौकरी मिलेगी? क्या आप पत्रकार या इंजीनियर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। यानी आप अगर एक राजा हैं, आप अगर एक इंजीनियर हैं, आप अगर एक पत्रकार हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपने बीते समय में इस चीज़ के लिए काम किया था, आप उस चीज़ के लिए योग्य हैं। आपने पत्रकार बनने के लिए या आपने इंजीनियर बनने के लिए या आप कोई नेता बनने के लिए कोई ना कोई अच्छा काम किया होगा, परिश्रम किए होंगे, तब जाके आप उस पद पे हैं। तो इसे कहते हैं समय का महत्व। चलिए अब आगे हम देखेंगे योग्यता और समान अवधारणाएं, यानी योग्यता के साथ साथ और भी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसके समान है। तो सबसे पहला है योग्यता और विशेषता। देखिए ये चैप्टर काफ़ी हार्ड है, ठीक है, यानी इसको अगर आप अपनी किताब से पढ़ेंगे आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो योग्यता और विशेषता में क्या अंतर है, इस चीज़ को देखिए। डेविड मिलर एक दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने एक अच्छा जो स्टेटमेंट दिया है। उनका स्टेटमेंट क्या है, देखिए, उनका कहना है कि विशेषता शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी व्यक्ति के गुणों को दर्शाना है, ठीक है, उनकी स्पेशलिटीज़ को दर्शाना है कि उस व्यक्ति में क्या स्पेशल गुण है। जब किसी व्यक्ति में स्पेशल गुण की हम बात करते हैं
अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हम कहते हैं कि यह व्यक्ति जो है ना सच बोलता है, यह व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, तो सच बोलने का जो है वो उसका गुण है, तो वो उसकी विशेषता हो जाएगी। आई बात समझ में। अब मान लीजिए कि कोई योग्यता, अब योग्यता को कैसे हम परिभाषित करेंगे? योग्यता होता है परिणाम के लिए जिम्मेदार होता है, परिणाम। मैंने आपसे कहा ना कि एक जो पत्रकार है, तो जो पत्रकार है तो वो उसका क्या विशेषता है कि योग्यता है? तो कोई व्यक्ति अगर पत्रकार है तो वह उसकी योग्यता है, यानी उसने अतीत में उसके लिए काम किया है तब वो पत्रकार बना है। अब मान लीजिए वो पत्रकार जो है वो सच बोलता है, अच्छा आदमी है, समाज सेवी है, तो वो उसकी विशेषता हो जाएगी। लेकिन वो पत्रकार है, ये उसकी योग्यता है, क्योंकि योग्यता, वो योग्य है तभी वो पत्रकार बना। लेकिन उसके अंदर गुण क्या है? वो सच बोलता है, वो सच लिखता है, वो अच्छी बातें करता है, वो समाज सेवी है, तो उसकी विशेषता हो जाएगी। तो योग्यता और विशेषता में दोस्तों यही फर्क है। तो जब हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि तुम्हारे अंदर विशेष गुण है, तो समाज में कुछ भी घटना जब घटित होती है तो हम उस व्यक्ति को ब्लेम नहीं करते, उस व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराते। लेकिन जब हम कहते हैं कि तुम इस काबिल थे लेकिन फिर भी तुमने यह काम नहीं किया, ठीक है, तुम इस काबिल थे, यानी पत्रकार तुम थे, तुम्हारा काम था, तुम चाहते तो सरकार तक हम लोगों की बातों को पहुंचा सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने नहीं किया, ये हो गया योग्यता। यानी योग्यता के आधार पर हम किसी व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण कर सकते हैं, लेकिन विशेषता के आधार पर हम किसी व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? देखिए, अब आपके सामने है योग्यता और प्रवेश। आपकी किताब में प्रवेश दिया हुआ है, इसलिए मैं कहता हूं कि इग्नू के चक्कर में मत रहिएगा। इग्नू के पुस्तक में काफ़ी सारी गलतियां हैं। यहाँ पे प्रवेश नहीं बल्कि यहाँ पे पात्रता होनी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है प्रवेश, और आपकी इस पुस्तक में कई सारे मिसप्रिंट है पूरे इग्नू के कोर्स में, ठीक है। तो योग्यता और पात्रता, देखिए योग्यता और पात्रता में क्या फ़र्क है? दोनों सुनने में एक सा लगता है, दोनों सुनने में एक सा लगता है। रात और शाम दोनों सुनने में एक सा लगता है, दोनों में सूरज डूब जाता है, लेकिन रात में और शाम में फ़र्क होता है। उसी प्रकार योग्यता और पात्रता में फ़र्क होता है। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई डांसर है, ठीक है, वो डांसर जो है वो स्टेज पे डांस कर रहा है, ठीक है, वो डांस अच्छा करता है, वो डांसर ही है, लेकिन वो डांस करते करते फर्श पे गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है और वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कोई भी पोजीशन नहीं ला पाता। तो क्या उस डांसर को कोई पुरस्कार दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि वो सफल नहीं रहा, ठीक है। यानी डांस को जीतने के लिए जो डांस करना चाहिए था वो डांस उसने नहीं किया, जबकि वो डांसर है, लेकिन वो योग्य है, मतलब डांसर बनने के, डांसर तो वो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो पात्रता था उसका, ठीक है, पात्रता, ठीक है, तो पात्रता में कुछ कमी आ गई। आई बात समझ में? पात्रता में कुछ कमी आ। अब ये पात्रता मतलब क्या होता है? पात्रता मतलब होता है कि हम लोग जब मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो फिल्म ने हम लोग कहते हैं कि इस एक्टर ने अच्छी पात्रता की है। यानी पात्रता का मतलब होता है अच्छा चीज़ किया है, उसका जो काम है, जिस चीज़ के लिए उसे हमने बुलाया है, उस चीज़ में वो जो है अच्छा है, ठीक है, उस चीज़ में वो काफ़ी रम गया, काफ़ी बैठ गया। अब मान लीजिए कि आपने किसी मजदूर को कुआं खोदने के लिए बुलाया और वो मजदूर कुआं ऐसे खोदने लगा, मान लीजिए कि वो 2 दिन में पूरा कुआं खोद देगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है वो मजदूर का पात्रता है। अब कोई पत्रकार है, वो इतनी अच्छी पत्रकारिता करता है कि उसका लेख पढ़ के आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसकी बातें सुनकर, उसकी रिपोर्टिंग सुनकर आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि इसके अंदर जो है ना वो पात्रता, ये क्या बोलते हैं, पत्रकार की पात्रता है, ठीक है। तो पात्रता इसे कहते हैं। तो जो डांसर है वो डांस में विफल हो गया और उसके जगह कोई और दूसरा आदमी जो है वो जीत गया, तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि वो योग्य नहीं है, या उसके अंदर वो पात्रता नहीं है, वो ठीक से डांस ही नहीं कर पाया, वो गिर गया, ठीक है। चलिए, अब इसका हम दूसरा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके पिताजी हैं या मेरे पिताजी हैं, तो मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद ये सभी के साथ ऐसा होता है कि उनका जो संपत्ति है विरासत में किन्हें मिलता है? उस बेटे को मिलता है, ठीक है। अब देखिए, अब आप उस योग्य हैं या नहीं? आपके अंदर आपके पिता या माता के विरासत को संभालने की पात्रता है या नहीं, ठीक है, ये अलग बात है, लेकिन आपको संपत्ति मिलता है। आई बात समझ में? आपको संपत्ति वो मिल जाता है। तो यही है पात्रता और योग्यता। जो योग्य होगा उसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मिलेगा, ठीक है, उसे क्या मिलेगा? वो चीज़ मिलेगी। चलिए, अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी मजदूर को आपने अपने घर कुआं खोदने के लिए बुलाया है,
ठीक है, वो मजदूर कुआं तो खोद रहा है, ठीक है, कुआं तो वो खोद रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो मजदूर है ना काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनाता है, काफ़ी अच्छी फ़ोटो बनाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि वो जो मजदूर है वो कुआं खोदने के लिए पात्र नहीं है, यानी उसके अंदर वो कुआं तो खोद रहा है लेकिन वो कुआं खोदने के योग्य नहीं है, यानी पात्र नहीं है। यानी जो डांसर है वो डांस तो कर रहा है लेकिन डांसर बनने योग्य नहीं है, ठीक है, वो फर्श पे फिसल गया। वो मजदूर ठीक से कुआं नहीं खोद पा रहा है, कुएं को खोदने में वो 2 महीना लगा दिया, लेकिन वो अच्छी पेंटिंग बनाता है। तो जो अच्छी पेंटिंग बनाता है वो मजदूर, वो पेंटिंग का पात्र है। किसका पात्र है? पेंटिंग का पात्र है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है योग्यता और न्याय। देखिए योग्यता और न्याय, तो योग्यता क्या है या तो आप जानते हैं, और न्याय क्या है इसको समझिए। देखिए न्याय क्या है? न्याय कहते हैं जस्टिस को, यानी जिसको जस्टिस मिले, जिसको न्याय मिले। वो कहते हैं ना कि जो है वो फलना व्यक्ति को न्याय नहीं मिला, वो आरोपी नहीं था फिर भी उसे जेल में डाल दिया गया, तो उसके साथ अन्याय हुआ। उसके साथ क्या हुआ? अन्याय हुआ, उसके साथ न्याय नहीं हुआ। न्याय की परिभाषा की अगर बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो जिस चीज़ का हकदार हो, जो भी व्यक्ति जिस चीज़ का हकदार हो, अगर उसे वो चीज़ मिल रहा है तो वो उसके लिए न्याय है। अब समाज में मान लीजिए कोई चोर है या कोई रेपिस्ट है, तो उस चोर को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? जेल होना चाहिए। उस रेपिस्ट के को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? उसे फांसी होनी चाहिए। तो अगर एक रेपिस्ट को फांसी होती है तो क्या हम दुख मनाते हैं? नहीं। क्यों नहीं मनाते? क्योंकि हमें पता है कि वो रेपिस्ट है, वो बलात्कारी है, उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके लिए न्याय वही है। उसके लिए न्याय क्या है? फांसी है। कोई आतंकवादी है तो उसके लिए न्याय क्या है? उसके लिए न्याय है फांसी या उसकी मौत। तो इसे कहते हैं हम लोग न्याय, यानी जो जिस चीज़ का हकदार हो, जो जिस चीज़ का हकदार हो। अब मान लीजिए समाज में हमारे कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ कार्य किया है, नेक कार्य किए हैं, तो उसके लिए न्याय क्या हो जाएगा कि हम सभी समाज के लोग उनका सम्मान करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, उनकी और हेल्प करें, उनकी और उनका सहयोग करें। तो उनके लिए न्याय ये हो जाएगा, ठीक है, उन्हें सम्मानित करें, उन्हें स्टेज में बुलाएं, तो ये होता है न्याय। तो योग्यता और न्याय भी आप समझ गए। चलिए आपके सामने अब जो टॉपिक है वो है तत्व मीमांसात्मक या सैद्धांतिक। देखिए तत्व मीमांसा क्या होता है? तत्व मीमांसा जो है वो तत्व मतलब क्या होता है? एलिमेंट, यानी फिजिकल क्वांटिटी जो आपको दिखे, जिसकी आपकी अनुभूति हो, जिसको आप छू सके, देख सके, जान सके, समझ सके, वो है तत्व। यानी जिसकी भौतिक अनुभूति हो, वैसा तत्व जिसका भौतिक अनुभूति हो उसे जो है हम तत्व मीमांसा के अंतर्गत रखते हैं। और दूसरा है आपका ज्ञान मीमांसा। जब भी हम ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं तब हम तत्वों को छोड़कर ज्ञान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ज्ञान की बात करते हैं। हम तत्व ज्ञान मीमांसा में उस ज्ञान की बात करते हैं जो हम जन्म से लेकर आए हैं, जो हम जन्म से लेकर आए हैं, हम उस ज्ञान की बात करते हैं। और तत्वों में हम भौतिक वस्तुओं की बात करते हैं। हम बात करते हैं ईश्वर की, हम उन्हें खोजते हैं कि ईश्वर कहाँ है, क्योंकि ईश्वर शब्द सामने आते ही हमारे सामने क्या आता है कि ईश्वर होगा, यानी कोई मनुष्य की तरह देखने वाला ही कोई होगा, उसके पास बहुत शक्ति रहेगी, बहुत ताकत रहेगा, वो कुछ भी कर सकता है। तो उसे हम खोजने के प्रयास में लगे रहते हैं। भौतिक सुख, भौतिक चीज़ें, ठीक है, वैसी भौतिक चीज़ें, वैसी भौतिक सुख जो हमारे जो तन को और मन को शांति प्रदान करे, वो किसके बात करता है? वो तत्व मीमांसा है। और ज्ञान मीमांसा आपके अंदर की बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक ज्ञान की बात करता है। और इसी के साथ जो है आपका ये यूनिट होता है ख़त्म। देखिए ये चैप्टर काफ़ी हार्ड था, मैं अपने भी अस्तित्व में कह रहा हूँ कि ये चैप्टर काफ़ी हार्ड था, ठीक है। तो इस चैप्टर में अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर इस चैप्टर को लेकर कोई स्पेशल क्लास चाहिए आपको जूम ऐप पे, तो मैं जूम ऐप पे भी आपको समझा सकता हूँ एग्जाम्पल देके, ठीक है। और तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ अंत तक।